हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम अरिहंत सैंपल पेपर थर्ड के क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट कर रखा है, जिसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है सैंपल पेपर क्लास 10th 2021। आप जाके उस प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे मास्टरमाइंड, एग्जाम आइडिया, एडुकार्ड, ओसवाल, इन सब के सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर वाइज। आप किसी भी चैप्टर के सॉल्यूशन को वहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी इनका पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस बच्चों को लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो टेलीग्राम पर कंसेप्ट मेंटर सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा टर्म टू का पेपर होगा इस टर्म वन के बाद, उसमें अपन आपको जो है मार्केट में जो सबसे बेस्ट 6 स्टडी क्वेश्चन बैंक जो होंगे, जैसे कि ओसवाल हो गया, जैसे कि मास्टरमाइंड हो गया, जैसे कि अरिहंत हो गया, एग्जाम आइडिया होगा, इन सब के सॉल्यूशन इस बार आपको टाइम से पहले मिलेगा। ये तो हुआ क्वेश्चन बैंक की। दूसरी चीज, आर डी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन, आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो भी चैप्टर टर्म टू में आ रहे हैं इन सब का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल चैनल पे टाइम से पहले इस बार आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्या दिया हुआ है कि गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपको गिवन है। तो यहां से ये कंडीशन दिए हुए इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहली चीज आप ये ध्यान में रखें कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर और प्लस वन, वैसे ही मैंने लिख दिया। अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखेंगे ना, तो f ऑफ x क्या आएगा वो देखिए। अगर आप x जीरो रखेंगे तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू आएगी वन। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी वन। इसको मैं वन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आएगा वन। अगर आप जीरो की जगह यहाँ पे x की जगह वन रखेंगे तो ये आएगा टू। सिमिलरली अगर आप टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन ये आएगा फाइव। इसी तरीके से अगर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन, ये टू। माइनस टू भी रखेंगे तो भी ये यहाँ पर टू टू जा फोर और ये फाइव ही आएगा। अगर इसको ग्राफ में बनाना चाहें आप तो देखिए, जब x जीरो है तो एफ ऑफ एक्स को अपन y भी कहते हैं, वो क्या है, वन है, ठीक है। जब x वन है, मान लीजिए ये रहा वन, तो y क्या है, टू। मान लीजिए यहाँ पर टू है, इसके सामने टू आएगा। तो इस तरीके से ग्राफ इधर को बनेगा और इसी तरीके से ग्राफ इधर को बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ का मुंह जो है ना वो ऊपर की ओर खुलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर ये ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका ग्राफ का मुंह ऐसे खुलता ही है, ठीक है। तो ये चीज तो यहां से कंफर्म हो गया कि अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर है तो इसका मतलब कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब आप ये देख लीजिए कि ए ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है। ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब रहा या तो बी होगा या तो डी होगा। चलिए ये बात भी अपन ने मान लिया। अब अपन बात करते हैं, देखिए ये ग्राफ जो है इस पी पॉइंट को कट कर रहा है। पी पॉइंट को कट कर रहा है यानी कि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब हुआ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। इस पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो रख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो यहां पर ये क्या आएगा, सी। यहां पर क्या आएगा, सी, क्योंकि देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचा सी।
यानी कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब कि c भी ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए c यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, c यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि इन दोनों में से अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट होगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की। देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -b/2a। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं -b/2a। इसका मतलब अपन ने a तो पता कर लिया कि ये a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये वैल्यू टोटल माइनस में है, ये वैल्यू जो है वो टोटल माइनस में है। इसका मतलब क्या हुआ, a तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये माइनस में कब होगा, जब b जो है वो भी क्या हो, लेस देन 0 है। ये b 0 से छोटा होगा तभी तो ये पूरा वैल्यू माइनस में होगा। इसका मतलब b लेस देन 0 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो काफी मैंने एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी वे में इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन x अपॉन y इज 8। अगर मान लीजिए किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के को ऐड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, तो वो 8 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई होगा, और ये क्या आएगा 8। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 1, इसका मतलब कि x तो x ही है और डिनोमिनेटर मतलब y प्लस 1, आपने एक इंक्रीज किया तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/2। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब आप इन दोनों को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए थर्ड में दिया हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू √3, और दूसरा दिया हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं कि ये tan 60 की होती है, तो tan से tan कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देखिए tan बीटा, tan में 1/√3 किसकी होती है, तो आप जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, cot अल्फा प्लस बीटा, cot अल्फा की वैल्यू 60, बीटा की वैल्यू 30, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cot 90। cot 90 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 बाई sin 90, यही तो लिखेंगे आप। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ sin 90 है तो ये कंप्लीटली क्या होगा 0। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -38 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप एक्सिस बना के देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया और एक्स एक्सिस है -3, तो -1 -2 -3, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जिसका कोऑर्डिनेट है -3, और वाई एक्सिस है 8। मान लीजिए यहाँ पर हो कहीं पर 8, तो ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, -3 और 8। यहां कहा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये है आपका एक्स एक्सिस ये वाला। इस पॉइंट तक जाने के लिए एक्स एक्सिस में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा, यहां से यहां तक जाने में यही तो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, और ये डिस्टेंस कितना होगा 8, ये डिस्टेंस कितना होगा 8 यूनिट। तो इसका आंसर जो है वो 8 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब ये है कि ये कितने, मान लीजिए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। रीजन क्या है, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग तो है। और कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट करेगा, इसका पता हम
इन दोनों के हाईएस्ट पावर से करते हैं। जिसका पावर हाईएस्ट होगा उतने डेसिमल फ्रैक्शन के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। एक सर्कल जो है किसी स्क्वायर के अंदर बंद है जिसका रेडियस ए है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना है ए। तो जितना ये है वही पार्ट ए भी होगा और वही पार्ट ये वाला भी होगा। ठीक है, यहां से यहां तक भी रेडियस है और ये भी कितना है ए है। तो जितना ये है वही पार्ट ये वाला भी होगा, तो ये भी ए होगा। चलिए अब यही सेम पार्ट जितना ये है सिमिलरली इधर भी यही होगा ए, और सिमिलरली यहाँ पे भी होगा ए, सिमिलरली यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो अब आप ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। अब आपसे पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू साइड, साइड कितना 2a, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8a सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 50। एक बॉक्स में कार्ड है जिसका नंबर दिया हुआ है 6 से लेकर 50 तक। A card is drawn at random from the box. The probability that drawn can has a number which is perfect square। यानी कि उस बॉक्स से जब हमने एक कार्ड निकाला तो वो कार्ड क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। इसके क्या चांसेस हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले ये देखिए कि 6 से लेकर 50 के बीच में टोटल नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो इसका तरीका है कि आप इसको इससे माइनस करिए, 50 माइनस 6 और प्लस 1 कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 में से 6 जाएगा 44, 44 प्लस 1 ये आ जाएगा 45। तो टोटल कितने हो गए 45 नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर यानी कि टोटल 45 जो नंबर हैं 6 से लेकर 50 के बीच में, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो 6 के बाद जो है वो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 के बाद 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 49 परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतने ही नंबर होगा। तो देखिए ये कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा किसी भी इवेंट का, फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल तो यही हुआ 5 और टोटल आउटकम्स 45। सॉल्व करेंगे तो 1/9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 7th का कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, ये है 8 क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है ए बॉय वॉक्स 8 मीटर ड्यू ईस्ट। मान लीजिए ये हमने बना दिया, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, ये है साउथ और ये है वेस्ट। 8 मीटर ड्यू ईस्ट, मान लीजिए यहां तक गया ये ए पॉइंट तक और ये 8 मीटर है। 6 मीटर ड्यू साउथ, तो नीचे आया होगा, ये मान लीजिए यहां तक पहुंच गया अब बी में और ये है 6 मीटर। ठीक है, साउथ में। हाउ फार ही स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर यही तो है ये दूरी। तो देखिए यहाँ पर एंगल कितना 90 डिग्री। आप सीधा सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो देखिए ये है 6 और ये है 8, तो ये तो होगा परपेंडिकुलर या बेस। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 36, सॉल्व करने पर आएगा √100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि 8 का कौन सा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये ग्राफ बनाकर मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया था और आपको दोबारा बता देता हूं। ये है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको y मान लेते हैं।
कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आप यहाँ पर x की वैल्यू लेते जाइए और यहाँ y रखिए। x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। x की वैल्यू रखेंगे 1 तो y की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू रखेंगे 2 तो y की वैल्यू आएगी 5। x की वैल्यू रखेंगे अगर -1 तो y की वैल्यू भी आएगी 2। x की वैल्यू रखेंगे -2 तो भी y की वैल्यू आएगी 5। अब आप इसको ग्राफ में बना लीजिए। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नीचे में बड़ा सा ग्राफ। ये देखिए इस तरीके से ये हमने ग्राफ में बना लिया। जब x 0 है तो y कितना है 1। x 0 यहाँ होगा, x 0 यहाँ होगा तो y में होगा 1। यहाँ पे हमने 1 मान लिया। जब x 1 है, जब x 1 है यहाँ पर तो y हो गया 2। यहाँ पर हमने 2 मान लिया और ये मान लिया लाइन। जब x 2 है, जब x 1 है तो y हो गया 2। जब x 2 है तो y है 5। मान लेते यहाँ कहीं पे होगा 5, यहाँ कहीं मान लीजिए, हमने मान लिया ये लाइन इस तरीके से और ये कहीं पे 5 है। तो ग्राफ कैसा बना, इस तरीके से ये ग्राफ बना। सिमिलरली जब x -1 है, x -1 का मतलब यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी 2 यहाँ पर आएगा। जब x -2 है, ये रहा -2 तो x की वैल्यू है 5, ये रहा इधर 5। ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या इनमें से कंडीशन हो सकता है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या ये सही है? इस ग्राफ को देख के लग रहा है आपको? नहीं, ये सही नहीं है। टचेज द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट, कहीं पे भी लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर भी रहा हो? नहीं टच कर रहा है। नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना ही ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको समझ लें और आराम से सॉल्व करिए, कभी भी आंसर लाने में मिस्टेक नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 डस नॉट हैव ए सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं का मतलब, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है। पैरेलल लाइन का मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। ये सारी चीजें होगी। कंडीशन की बात करें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो गया आपका पैरेलल लाइन का। तो पूछा जा रहा है के की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसमें वैल्यू को रख दीजिए। देखिए यहां पर होगा 3/6 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 3/8 और यहां पर साइन आएगा नॉट इक्वल टू का। तो अब पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां से सॉल्व करेंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है। तो 10th का कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है। तो बहुत ही आसान सा चीज है, आप इसको समझ के आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल सबसे पहले अपन बना लेते हैं पी क्यू आर। ये रहा ट्रायंगल, ये मान लीजिए हमने ट्रायंगल बना लिया। ये है, ये ट्रायंगल है P और ये है Q और ये है R। ठीक है। PS इज इंटरसेक्टर ऑफ एंगल P। यहाँ PS जो है एक इंटरसेक्टर है, मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर दिया, ये है S। मीटिंग QR एट S, और इस QR को ये S पे ऐड मतलब मिल रहा है इस पर। PQ दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है 13। Q से S दिया हुआ है 3 + x। ठीक है। और S से R दिया हुआ है x - 3। P से R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ये दोनों ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो हमें ये मान के चलना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है।
एक तो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल पी क्यू एस, एंड एक ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, यहाँ से बन रहा है पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस। अब देखिए पी क्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन आर एस, क्यू एस अपॉन आर एस। तो देखिए पी क्यू कितना है, पी क्यू है 13, पी आर कितना है, पी से आर, पी क्यू अपॉन पी आर दिया हुआ है 7, ठीक है। ये उसके बाद देखिए क्यू एस कितना है, क्यू एस दिया हुआ है 3 प्लस एक्स, और ये है x माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13x माइनस 39 इज इक्वल टू 21 प्लस 7x, ये आएगा सॉल्व करने पर। और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर आके जुड़ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन, 11th का बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म अ रिंग, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, मान लीजिए एक तो ये हो गया और इसी के चारों तरफ एक और है, इस तरीके से मैं बना देता हूं। देखिए इस तरीके से चारों तरफ एक बना हुआ है। द इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग आर, ये है आपका इनर सर्कमफ्रेंस और यहां से अपन इधर मान लेते हैं आउटर सर्कमफ्रेंस। इनर को कर देते हैं स्मॉल आर और आउटर को कर देते हैं कैपिटल आर, दोनों का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। अगर इनर सर्कमफ्रेंस निकालें तो 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7 5 जा 350 प्लस 2 352 अपॉन 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आर की वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 352 अपॉन 7। ये 7 से 7 चला गया, 2 से देखिए कितनी बार में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और फिर 2 6 जा, ये हो गया। उसके बाद अब 8 बार में देख लीजिए, ये 8 बार में जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16। तो यानी कि रेडियस आर जो आ गया वो 88 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, रेडियस कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। अब रखते हैं स्मॉल वाला सर्कल जो हमने लिया था, द इनर एंड आउटर रिंग, इनर का तो निकाल लिया, ये था आपका इनर रिंग, ये क्या था, इनर रिंग। अब बात करते हैं आउटर रिंग में क्या होगा। अब अपन आउटर रेडियस निकालेंगे, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, 75 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 75 इंटू 7, 7 बचे 35, 5 3 7 7 49 और 3 52, ये हो जाएगा 52। और इसमें 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 और 3 8 2 और ये 528 अपॉन 7। यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस आर इज इक्वल टू 528 बाई 7। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 बार में ये जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 चौक 8। अब यहाँ से 2 से जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, और 2 से जाएगा ये 1 3 2 बार में, फिर ये 11 से कैंसिल होगा, 11 बन जाए 11, फिर यहाँ पे बचा 2, 11 दूनी 12 टाइम में। तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया, बड़ा वाला 12। आपसे पूछा गया था विड्थ ऑफ रिंग, तो इस विड्थ का रिंग जो होगा वो होगा R2 माइनस R1। R2 कितना है, R2 या कैपिटल R माइनस R1 कर दीजिए, 12 माइनस कितना, इसको सॉल्व करने पर यहाँ से आया था ये वाली चीज़ 8 आई थी, ये सॉल्व करने पर ये 8 आया था, 88 नहीं ये 8 आएगा, तो 12 माइनस 8 यानी कि ये हो जाएगा 4। 4 कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन, 12th का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 22 से हमने 176 काटा था वो 8 टाइम में जाएगा, 88 नहीं होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें 13 नंबर क्या दिया हुआ है,
इन द गिवन फिगर बी डी पैरेलल टू सीई, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ए से बी दिया हुआ है 1.5, बी से सी दिया हुआ है 6, ए से डी दिया हुआ है 2, तो डी से ई पूछा गया है। आपको रेशियो डायरेक्ट ये वाला यूज कर लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और ये वाला यूज कर लीजिए। कौन सा प्रॉपर्टी है वो भी मैं बता देता हूँ कि कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी और सी, और इसके पैरेलल अगर कोई लाइन है डी और ई, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि ए से डी अपॉन डी से बी इक्वल होगा ए से ई अपॉन ई से सी, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर इधर और फिर इधर, ये बराबर होगा। तो हम भी यहीं पर यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये आ जाएगा क्या, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी ई, ठीक है। ए बी कितना है, ए से बी है 1.5, उसके बाद बी से सी कितना है 6 इज इक्वल टू ए से डी कितना है 2, और डी से ई आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा डी से ई इज इक्वल टू 12 अपॉन 1.5, ये जाएगा ऊपर में तो 20, और कितने बार में, 8 बार में। तो डी से ई की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये आंसर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ जो हमने मेथड पढ़ा था वो। अब आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आप डायरेक्ट देखिए, इस तरीके से समझिए कि 1.4 का 4 टाइम्स, 1.4 का 4 टाइम्स है ये 6, तो इधर वाला भी पार्ट तो करस्पॉन्डिंग ही होगा, तो 2 का 4 टाइम्स क्या होना चाहिए 8, डायरेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ चाइल्ड हैज 6 डाई हुज 6 फेसेस सोन एज द नंबर गिवन बिलो। एक बच्चे के पास एक डाइस है जिसके 6 फेसेस पे ये नंबर लिखे हुए। द डाई इज थ्रोन वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 5 आने के क्या चांसेस है। तो 5 कितनी जगह है पहले ये चेक करिए आप देखेंगे इस डाइस में 5 जो है वो एक भी जगह नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन है 0, और टोटल आउटकम्स कितने, 3 और 3 6, डिवाइड करोगे तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा 14 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल का क्या शर्त होता है पहले वो देखिए। सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिए आपको देखना है एक तो वेरिएबल, मैं इधर बता रहा हूं आप उसको अच्छे से सुनिएगा। एक तो देखना है उसका वेरिएबल, और उस वेरिएबल का देखना है पावर। और क्या क्या देखना है वो देखिए, कभी भी वेरिएबल का पावर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। कभी भी वेरिएबल जो है, जो भी वेरिएबल है उसका जो पावर है कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कभी भी पावर जो है वो डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कभी भी पावर जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए। कभी भी इसका जो पावर है डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन के साथ नहीं होना चाहिए। ये इतने रूल आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, x² + 4 - 4x + 3x। इसमें देखिए वेरिएबल का पावर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपने रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें इससे बाहर है। ये देखिए इन सब से वो बाहर है, तो ये तो है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये पॉलिनोमियल तो है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, x + 5 और इधर है x² - 25। मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2x + 10 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू x² - 25। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 × x + 5 अपॉन x + 5 और x² - 25, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अभी भी जो है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि अब जो पावर है वो इनमें से कोई सा भी कंडीशन नहीं है। तो अपने पास कौन कौन सा चेक हो गया,
आप देखेंगे तो ए चेक हो चुका है, सी चेक हो चुका है और डी हो चुका है। तो यहाँ पर जो सॉरी कौन कौन सा चेक हो गया, बी चेक हो गया। बी भी देख लीजिए, बी में सारा बिल्कुल सही है, तो बी चेक हो चुका है, सी चेक हो चुका है और डी चेक हो चुका है। ए की बात करते हैं अपन, ए में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 2x की पावर -3 -5 प्लस 3x की पावर -5। यहाँ पर ये जो पावर है वो क्या है, बिल्कुल हमें दिख रहा है कि ये नेगेटिव पावर है। और नेगेटिव पावर का मतलब ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए जो हमने पढ़ा था कि कभी भी किसी भी वेरिएबल का पावर या उसके ऑर्डर जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन 15 का ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 एज ऑफ हर मदर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक तो है डॉटर और एक है उसकी मदर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 ऑफ हिज मदर, यानी कि वो अपने माँ से एज में 1/3 है। तो हम माँ की एज को x मान लेते हैं, तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी, x/3। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, ये आज की एज है, कि अगर आज उसकी माँ x वर्ष की है, x ईयर की है, तो उसकी बेटी जो है उसकी x/3 एज की हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर उसकी माँ होती 30 साल की, तो उसकी बेटी होगी कितने, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 10 साल की। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब देखिए उसके बाद क्या कहा गया है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज x ईयर। देखिए बिल्कुल x ईयर है, तो उसकी बेटी की एज x/3 हो गया। द डॉटर ऑफ देन एज ऑफ ईयर इन ऑफ द डॉटर आफ्टर 15 ईयर विल बी। ये कहा जा रहा है कि द एज इन ईयर, हमें उम्र बताना है साल में किसकी, बेटी की 15 साल के बाद। तो देखिए आज है ये x/3 की, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगी, 15 साल बाद अगर देखा जाए तो माँ भी 15 साल बड़ी हो जाएगी और उसकी बेटी भी 15 साल बड़ी हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहां पर दिया हुआ है, चेक द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें रिलेशन का पता करना है कि कौन सा रिलेशन होगा यहाँ पर, वो हमें पता करना है। तो देखिए ये 58 दिया हुआ है, ये 39 दिया हुआ है। तो एक बार ये वाला एंगल अपन निकाल लेते हैं कि ये कितना होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 58 प्लस 39, ऐड करिएगा तो 9 8 17, 1 5 3 8 और 1 9, 97 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 97। और 180 में से 97 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पर बचा कितना 17, 17 में से 9 गया तो 8। ये एंगल कितना है 83 डिग्री। अब देखिए ये 83 है, ये 58 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 39। जैसे इसको निकाला था वैसे निकालिएगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। लेकिन रीजन क्या है इसका, इसका कारण क्या है कि क्योंकि तीनों एंगल सेम है। देखिए 83 ये रहा 83, ये 39 तो ये रहा 39, ये 58 तो ये रहा 58। तो एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। और कौन सा होगा ये लिखेंगे अपन ट्रायंगल कौन सा, मान लीजिए मैंने ऊपर में लिख दिया PQR, मैंने ऊपर में क्या लिख दिया PQR। तो ये सिमिलर होगा पता है किसके, देखिए 58 यहाँ का कौन सा है B का, और यहाँ पर आपने लिया था Q। 83 किसका है A का, और 39 किसका है C का। तो BAC के ये सिमिलर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2, तो sin 19x cosec 20x की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां दिया हुआ है sin x प्लस cosec x और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। आप ये देखिए कि साइन में 1 कब होता है, तो आप कहेंगे कि साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होता है। कॉसेक में 1 कब होता है, जब कॉसेक 90 की वैल्यू जो है वो
1 होती है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 19 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 19 डिग्री। अब देखिए यही सेम चीज यहाँ पे रख दीजिए, साइन 19 और यहाँ पर 90 डिग्री प्लस कॉसेक 20 और यहाँ पर कितना 90 डिग्री। इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 का पावर 19 और इसकी भी वैल्यू 1 होगी जिसका पावर 20। सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 आंसर कितना 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा। हम एक एक वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये दिया हुआ 8√3 इंटू कॉसेक 30, कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, साइन 30 की वैल्यू होती है 2, 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2, साइन 45 1/√2, tan 30 √3, उसके tan 30 होगा 1/√3, इसको अपन कर देते हैं 1/√3, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई कॉसेक 45, कॉसेक 45, कॉसेक 45 होता है, कॉसेक 45 होता है √2, ठीक है। और √2 का जब क्यूब करेंगे तो ये आएगा 2√2, तो यहां पर लिख दीजिए 2√2। अब आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 8 हो गया और ये 8 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये √2 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा 4 2 जा 8 और √3, तो यानी कि सी ऑप्शन यानी कि 8√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का कौन सा सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर का। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए बस इज 1.4 मीटर। मान लीजिए ये बस का व्हील है, पहिया है, जिसका डायमीटर यानी कि ये वाली चीज ये कितना दी हुई है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 1.4 मीटर, ये 1.4 मीटर दिया हुआ पहिया। द व्हील मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन 5 सेकेंड। ये देखिए ये पहिया घूमेगा इस तरीके से और हमने 10 रिवोल्यूशन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे ये पहिया इस तरीके से घूमकर पहुंचा है, मोटा मोटी अपन ने इस तरीके से बना लिया और यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया 10 रेवोल्यूशन लिया है, 10 रेवोल्यूशन लिया है। तो पूछा जा रहा है कि स्पीड कितनी है इस पहिए की या बस की, है ना। तो देखिए एक रिवोल्यूशन में इन वन रिवोल्यूशन ये पहिया कितनी घूमेगी 2πr, 2πr ही तो जाएगी, ठीक है। एक बार ये हो गया, तो ऐसे कितने रिवोल्यूशन लिया है इसने, इसने डिस्टेंस रिवोल्यूशन लिया है 10 रिवोल्यूशन, तो 2πr इंटू पहले 10 करके हम क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस की, कितना डिस्टेंस ये टोटल गई है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ और डायमीटर है 1.4 जिसका कर दिया हमने हाफ, ठीक है, इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा हमारा डिस्टेंस। ये क्या आएगा डिस्टेंस, ये डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 10 से ये 10 कैंसिल, 7 2 जा 14 और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 44 मीटर, डिस्टेंस कितना आ गया 44 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। ये कितना आ गया डिस्टेंस। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 44 और टाइम कितना है 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये अपने को आएगा किसमें मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मीटर पर सेकेंड में है। तो ये आया 44/5, ये आया है मीटर पर सेकेंड, ये किस में आया है मीटर पर सेकेंड। जब किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करेंगे तो 14/5 को
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, तो इसका आंसर आएगा 31.68, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 की। आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा डिवाइड होगा तो ये होगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा डिवाइड होगा तो ये होगा बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कंडीशन को, इक्वेशन क्या दिया हुआ था, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये गिवन है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या निकालिएगा, माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आर बाई पी, वो यहाँ रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्यू बाई पी का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की जगह होगा आर अपॉन पी। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी ऊपर और आर नीचे, एक पी से एक पी कैंसिल, तो ये क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 22 में कि द HCF ऑफ 306657 is 9, what will be the LCM of 306 और 657। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। HCF दिया हुआ है 9, LCM आपको फाइंड करना है, और प्रोडक्ट कितना 306 इंटू 657, यानी कि LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 से ये जाएगा कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, और 3 से ये जाएगा 10 टाइम्स में और 2 जा। ठीक है, उसके बाद 3 से ये वापस चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 102, यानी कि इसका जो आंसर होगा एलसीएम का वो क्या होगा 34 इंटू 657। अब देखिए क्या होगा आंसर, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 657 को 34 से, तो 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 और 2 22, फिर 2 7 6 चौक 24 और 2 26, यहाँ ये आ गया 7 या 21 1, फिर 2 5 या 15 और 2 17, 7 1 और 6 या 18 और 1 19, ये जोड़ दीजिए तो ये होगा 8, ये हो गया 3, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 7 6 13 3, फिर ये 9 दूनी 11 और 1 12 और ये 2, तो देखिए 2 2 3 3 8, कौन सा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 2x + 3y x - y एंड x एक्सिस शोन इन फिगर। इस फिगर का हमें एरिया निकालना है किसके साथ,
एक तो ये दोनों जहां एक दूसरे को कट कर रहा वो, और एंड एक्स एक्सिस, इस वाले एक्सिस के साथ एरिया हमें फाइंड करना है कि ये एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एरिया निकालने के लिए ये तो है आपका बेस, एक्स एक्सिस के साथ कह रहा, तो ये तो हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइट। तो यहाँ से यहाँ हाइट कितना है 2, और यहाँ से यहाँ बेस कितना है, बेस है आपका, देखिए 1 से लेकर 6 तक जा रहे हैं, तो 1 से लेकर 6 का मतलब बेस हो गया 5 यूनिट, बेस कितना हो गया 5 यूनिट। ठीक है, और हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया आपका 2 यूनिट, हाइट कितना हो गया 2 यूनिट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस तो है 5 और हाइट है 2, सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 5 यूनिट स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर एल एम पैरेलल टू बी सी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो एल एम है ये इस लाइन के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, एल एन पैरेलल टू सी डी, और ये वाली जो लाइन एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो कौन सा रिलेशन सही है। यहाँ कहा जा रहा है ए से एम अपॉन ए से बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए से एन और ए से डी, बिल्कुल ये करेक्ट है, ये रिलेशन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि हमने ये देखा हुआ है, हमने देखा हुआ है कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से हो, ठीक है, ये तरीका, ये ट्रायंगल हो और ये मान लीजिए ए बी सी है, और अगर कोई लाइन इस तरीके से इसके पैरेलल है जिसको डी और ई कहा है अपन ने, तो अपन ने ये पढ़ा था ए से डी और ए से बी का रेशियो ए से ई और ए से सी के रेशियो के इक्वल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और इसको रिवर्स में भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, जैसे चाहे आप इसको लिख सकते हैं। तो यानी ये तो सही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है वो कंडीशन देख लीजिए, एम एल, एम एल का मतलब ये वाली चीज, एम एल और रेशियो बी सी, बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग साइड, एम एल रेशियो बी सी इज इक्वल टू ए एल, ए एल कौन सा, ये वाला साइड, ए एल ये वाला साइड अपॉन ए सी, ये कंप्लीट लिया है यहाँ पर, ये कंप्लीट लिया है, तो ये भी जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरीके से कौन सा, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि थीटा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ये फिगर है, थीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है कि ये फिगर के अनुसार से क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है इस चीज की। तो देखिए 25 हो गया, साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा 8/10, 8/10 का मतलब 2 4 जा और 2 5 जा, यानी कि 4/5 साइन थीटा हो गया। अब एक चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 6/10, तो 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 3/5। अब चाहिए अपने को टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 8/6, तो 2 4 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 4/3। ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर रखिए और सॉल्व करिए। तो देखिए साइन थीटा 4/5 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 16/25 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/25 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, 4/3। अब सॉल्व कर दीजिए, 25 तो यहाँ हो गया, ये आ गया 16/25, ये आ जाएगा 18/25 और ये आएगा -4/3। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 25 और ले लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18 और
एलसीएम 25 नहीं 75 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 नहीं होगा 75 होगा, ठीक है। एलसीएम में यहाँ पे करेक्शन करके हम 75 ले लेते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू 3 है, तो एलसीएम आ जाएगा 75। तो 25 3 जा 75, तो 16 3 जा हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 54, और यहाँ पे 25 को करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। और इधर बाहर में क्या मल्टीप्लाई है, 25। यहाँ पर आप ऐड करिएगा 48 और 54 ऐड करेंगे तो 8 4 12, 2 और 1, 5 4 9 1 10, 102। 102 में से 100 जाएगा तो 2/75 इंटू 25, 25 या 75, यानी कि कितना, 2/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 25 का। देख लीजिए कौन सा है, 25 का ए जो है करेक्ट आंसर, ये 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिमिनिश्ड बाई 10%। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपको मैं तरीका सिखा रहा हूं, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेकंड में आंसर निकाल दीजिए। देखिए क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है कि पहले तो ये समझिए कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 को आप लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है, ओरिजिनल। अगर आपको कहा जा रहा है इंक्रीज, अगर कहा जा रहा है इंक्रीज, मान लीजिए कि रेशियो जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तब जो ये नंबर है ना, ये जो नंबर है ये इसमें ऐड कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ऐसा कहा कि 10% इंक्रीज कर रहा है, तो पहले जो नंबर है यानी कि इनिशियल में नंबर हमारा रहा होगा, मान लेते हैं 10, तो इंक्रीज करने के बाद यानी कि 10% इंक्रीमेंट के बाद फाइनल जो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करना है, तो 10% इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, 11, 10 + 1 11 हो जाएगा। अगर इंक्रीमेंट कहा है तो, अगर डिक्रीमेंट कहता तो इनिशियल हो जाता कितना हमारा, इनिशियल होता हमारा 10, डिक्रीज करने के बाद, डिक्रीज करने के बाद, तो डिक्रीज करने के बाद जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटा दीजिएगा तो आएगा 9। तो ऐसा कुछ करके आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कल इज डिमिनिश्ड बाई 10%, तो 10% का मतलब अभी आपको बताया मैंने 1/10। इसका मतलब कि इनिशियल जो था, इनिशियल था वो कितना 10, और डिमिनिश्ड होने का मतलब होता है घट जाना, डिमिनिश्ड का मतलब होता है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है घट जाना, और 10% घटा है यानी कि 1 घट गया होगा। तो पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9, ठीक है। तो पहले एरिया क्या रहा होगा, पहले एरिया रहा होगा πr², पाई इंटू r², यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 रहा होगा। और अब कितना रहा होगा, अब रहा होगा पाई इंटू 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए यानी कि ये 100 पाई से घटकर कितना हो गया 81 पाई, यानी घटा है। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट जो है वो क्या होगा, इन दोनों का इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 19%, सॉरी 19% में नहीं, परसेंट में तो अपन निकालेंगे, इन दोनों का डिक्रीमेंट माइनस करने पर आया 19, और ओरिजिनल क्या था 100, ओरिजिनल था 100, और इनटू में पाई, और ये भी पाई में, और इनटू 100, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट आ गया 90%, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, परसेंटेज डिक्रीमेंट हो या इंक्रीमेंट हो, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, और इनिशियल जो नंबर था, इनिशियल यहाँ क्या था 100 पाई, इससे इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। इनिशियल में जो भी वैल्यू हो उससे डिवाइड करके, दोनों के डिफरेंस लेने के बाद इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या है कि इन ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल विथ A इज 90 डिग्री। अगर हमने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से BAC, मान लीजिए ये ट्रायंगल बना लिया, ये 90 डिग्री है, और ये है क्या, ये है A, और यहां मान लेते हैं B और ये C। BAC फ्रॉम A परपेंडिकुलर और AD ड्रॉन ऑन BC, A से
यहाँ डी जो है हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये रहा डी। विच ऑफ द वन इज करेक्ट, कौन सा जो है इनमें से सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला जो है कि ए बी सी सिमिलर होगा डी ए सी के, ओनली यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा 27 में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी सी यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर होगा डी ए सी के। डी ए सी का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ओनली डी ए सी सिमिलर टू डी बी ए, डी ए सी और डी बी ए, और ओनली ए बी सी डी बी ए और ऑल ऑफ दीज। अब आप क्वेश्चन को ढंग से समझिए और फिर आप आंसर करिएगा। देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक तो ये ट्रायंगल सिमिलरिटी का चैप्टर है, तो जब आप इसको प्रूव करेंगे ना तो ये एंगल जो है वो 90 है, ये भी एंगल 90 है, और ये दोनों में यहाँ पर ये 90 है। तो जब आप इंडिविजुअल लेंगे किसको किसको, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल कौन सा, और ट्रायंगल कौन सा, कोई सा भी ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं अपन ले लेते हैं कौन सा, जैसे मान लेते हैं अपन ले लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल डी के साथ ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ले लिया अपन ने डी बी ए, ठीक है, ए बी सी के साथ डी बी ए ले लिया तो भी ये दोनों सिमिलर होगा। ट्रायंगल ए बी सी के साथ अगर हमने ले लिया डी ए सी, अगर हमने ट्रायंगल ले लिया कौन सा डी ए सी, तो भी ये सिमिलर होगा। तो इस तरीके से ये जो छोटे वाले दोनों ट्रायंगल है वो बड़े वाले के साथ भी सिमिलर है, तो इसका मतलब ये दोनों छोटे वाले भी सिमिलर होंगे। कौन कौन से, एक तो डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए, ये आपस में भी सिमिलर होंगे। तो इस तरीके से ये सारे जो तीन जो दिए हुए ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड नंबर 2 to 53। तो देखिए अगर कार्ड में नंबर डला हुआ है 2 से लेकर 53 तक, तो टोटल कार्ड कितने होंगे, टोटल कार्ड होगा 53 माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 53 में से 2 जाएगा 51 और 51 में से 1 ऐड करेंगे तो 52 कार्ड हो गए, ठीक है। The probability that number of card is a prime number less than 20, एक तो प्राइम नंबर हो और लेस देन 20 हो। तो लेस देन 20 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7, उसके बाद है 7 के बाद कौन सा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, और देखिए हमें 20 से पहले कहा है, तो 20 से पहले तो यही इतने आएंगे, कौन कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए 8 बाई कितने नंबर थे टोटल, यहाँ पर नंबर कितने आए थे 52, 8 बाई 52। सॉल्व करिएगा तो 2 से जाएगा कितनी बार में 4 टाइम में, और 2 से जाएगा 26 टाइम में, फिर जाएगा 2 से 2 बार में और 2 से 13 टाइम में। तो आंसर कितना 2/13 यानी कि 28 का ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज -4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि ये कहा जा रहा है कि के की ऐसी क्या वैल्यू हो कि -4 जो है इस इक्वेशन का जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, के की जगह ये जो -4 जो है वो x की जगह रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे अगर -4 तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस उसके बाद x की जगह फिर से -4 माइनस 2k प्लस 2 और इज इक्वल टू क्या 0। रीजन क्योंकि -4 इसका 0 है, तो -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस +4 और ये होगा -2k और -2 इज इक्वल टू 0। 16 4 20, 20 में से 2 गया 18, यानी 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू आएगा 18 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। यहाँ पर कौन सा, देखिए कौन सा ऑप्शन है 29 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 दिया हुआ है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अ सर्टेन टेस्ट इज x/24। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पर कितना, x/24, ठीक है, किसी भी टेस्ट को पास करने के। और नॉट पासिंग द टेस्ट, नॉट पासिंग का मतलब इसी में डैश लग जाएगा, ये दिया हुआ है 7/8। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट का नहीं होना, ये 1 के बराबर होता है। तो आप इन दोनों को जोड़ के और 1 के बराबर कर दीजिए। तो x/24 प्लस x/7/8 इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, x प्लस 21 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 21 इज इक्वल टू होगा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 3, यानी कि ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, टू प्लेस अ पोल वर्टिकल ऑन ए ग्राउंड, अ गाय अटैच टू अ वायर ऑफ 26 मीटर टू इट एट पॉइंट ऑफ 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, फाइंड द लेंथ ऑफ पोल। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या कहा जा रहा है कि एक इस तरीके से खंबा है, ठीक है, एक बंदा जो है इससे 10 मीटर दूर, ये वाला देखिए, ये कहा जा रहा है, देखिए आप यहाँ से मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। देखिए वायर ऑफ लेंथ 26 मीटर इज एट पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो ये 10 मीटर है और इसके फुट से, और ये वायर की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, 26 मीटर, ये 26 मीटर है। तो खंबे की लंबाई क्या होगी ये पता करना है। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। खंबे की लंबाई हमें पता करना है। तो देखिए ये हमें, अगर मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, तो आपको, अगर मैं इस वाले एंगल A को मेन मानता हूं तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, ये हमारे लिए बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 10 का स्क्वायर होगा 100। जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 576, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर कितना है, 24 मीटर। और आपसे क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ पोल विल बी, तो यानी कि लेंथ ऑफ पोल कितना हो जाएगा, 24 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ 2 डिजिट नंबर वेयर 10 डिजिट इज ग्रेटर देन 1 डिजिट, यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई अंक से बड़ा है, कब, इज ऑब्टेन्ड बाई आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट बाई 8 एंड एडिंग बाई 1। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इकाई का अंक, सॉरी दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से बड़ा है, और अगर इकाई के अंक को और दहाई के अंक को, अगर दोनों को मतलब कि ऑब्टेन बाई आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट बाई 8, इन दोनों के डिजिट का जो भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों के सम जो भी सम करने पर आएगा उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 ऐड करते हैं तो वही रिजल्ट आना चाहिए, कब, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का डिफरेंस को मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ऐड करने पर आए। तो इनको चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन ए बात करते हैं, ये इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 4 आएगा 5, ठीक है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 5 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40, और 40 + 1 आ गया 41। फिर कहा गया था कि वेयर 10th डिजिट इज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ पर जो 10th डिजिट है, देखिए आप यहाँ से पे ढंग से देखेंगे कि 10th डिजिट जो है वो छोटा है 1 से, तो ये आगे ये वाली चीज करने की यहाँ पर नीड ही नहीं है।
अपन ऑप्शन बी देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 51, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48, 48 प्लस 1 कितना आ गया 49, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करिए 13 से और फिर प्लस करिए 2, तो 13 चौक 52 और 2 54, दोनों सेम कहाँ आया, सेम तो नहीं है, तो ये बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में है 41, इन दोनों का सम कितना हुआ 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 41, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39, और 39 प्लस 2 कितना हो गया 41। देखिए ये दोनों चीज आ गया सेम, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। Two players, Sania and Deepika, play a tennis match. If the probability of Sania winning a match is 0.68, यानी कि probability of winning match किसका, सानिया का, वो दिया हुआ है 0.68, then the probability of Deepika winning the match क्या होगा, दीपिका के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब अच्छा देखिए, अगर दीपिका को जीतना है, अगर दीपिका को मैच जीतना है इसका मतलब सानिया को हारना है, तो जो सानिया को हारने की प्रोबेबिलिटी होगी वही दीपिका को जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी ये P ऑफ E है और हमें अगर P डैश E निकालना हो तो हम क्या करते हैं 1 माइनस P ऑफ E, तो देखिए इसको 1 माइनस 0.68 करेंगे तो कितना आएगा 1.00 में से 0.68 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ में से 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे कितना ये आ जाएगा 0, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा 33 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 33 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.32, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, G इज सेंट्रॉइड, ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ AG इज क्या होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए, है ना। देखिए क्या करना है इसमें, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, है ना। बहुत अच्छे से आपको समझना है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे ये ट्रायंगल है A, ये है B और ये है C, और एक सेंट्रॉइड हमने बनाया इस तरीके से, यहाँ पर है इस तरीके से, मान लीजिए सेंट्रॉइड बनाया हमने, ये है G, ठीक है, ये इसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है इस तरीके, और ये तीनों वर्टिसेस से हो सकता है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो है, और ये सब पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 6, ये भी 6, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए आप D, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 6। अगर ये 6 है तो समझिए, सबसे पहले मैं आपको एक फिगर और बना के बता रहा हूँ कि अगर ये 6 है तो ये A और ये A, तो ये जो हाइट होता है ना, ये जो हाइट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये क्या होगा, ये होगा A/2 और ये होगा A/2। अगर हाफ में इसको डिवाइड कर रहा है तो ये A/2 और ये एंगल कितना 90। तो देखिए हाइपोटेनियस A बेस A/2, तो जब आप परपेंडिकुलर निकालेंगे ना तो ये आएगा √3/2 इंटू A, यानी ये पूरी लेंथ कौन सा, मतलब AD कितना हो जाएगा √3/2 इंटू A। अब देखिए √3/2/A का मतलब क्या हुआ, √3/2 और A की वैल्यू 6, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3, यानी कि A से D लेंथ कितना हो गया 3√3। अब आप दूसरी चीज समझे, ये प्रॉपर्टी होता है कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, इस पूरे लाइन को A से G और A से G और G से D, A से G और G से D को, A से G और G से D को किस रेशियो में, इसको बांटता है ये 1:2 के रेशियो में, 1:2
2 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हमने इस पूरे लाइन को AD को क्या कह सकते हैं, AD को कह सकते हैं A से G प्लस G से D, कह सकते हैं G से A, नॉट G से D, G से A, और आप इसको G से D ही लिखे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि मैंने A से G पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन G से D, A से G और G से D। देखिए AD कितना आया है 3√3, और ये देखिए यहाँ से AG कितना है, AG अगर मान लीजिए हमने इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 3√3 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू ये आ गई अपने पास कितना √3, x की वैल्यू कितनी आ गई √3, और आपसे पूछा जा रहा है AG की वैल्यू, तो AG का रेशियो तो 2 है या 2x कह लीजिए इसको, तो x की वैल्यू जब √3 आया है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3, यानी कि 34 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर पूछा गया है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। आपको मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करना बताता हूँ। क्या करना है, आप थीटा की जो भी वैल्यू होती है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही वैल्यू होती है। आपकी जो इच्छा है वो आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये चीज कि वैल्यू रखने के बाद ये इन्फिनिटी और पूरी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमें ये पता है कि ये मे भी हो सकता है 0, तो हम 45 रखते हैं, 45 पे सेफ है, दोनों में सेफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो cos 45 देखिए 1 अपॉन, यहाँ पे मैं cos 45 रख रहा हूँ, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cot 45 1/1, और ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 1/cos थीटा, फिर यही cos 45, और यहाँ 1/, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 1/1। और एक तरीका है, अभी अपन बात करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 + 1, और ये हो जाएगा √2 - 1। a + b, a - b सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 आएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन सी 35 का ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ के बाद ये कैसे लिखा है, हमने एक आइडेंटिटी यूज की है, a + b, a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो उसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये वाला रिजल्ट लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है वो देखिए, द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 1386 हेक्टेयर, देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 40 पैसा पर मीटर इज, क्या होगा। एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है सर्कुलर फील्ड का कितना 1386, तो सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होता है πr², जो कितना है 13.86, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 1386। यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे कर देते हैं अपन 00, ये जाएगा 11 से 2 बार में, और यहाँ देखिए 11 से 1 बार में 11, 2 बचा होगा तो 28, 11 दूनी 22, 6 बचा होगा 11 छक 66, 2 से जाएगा ये कितनी बार में, 2 से जाएगा 2 छक 12 और 2 तिया 6। ठीक है, ये चला गया। अब देखिए और सॉल्व करें तो यहाँ से r², यहाँ से देखिए r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² की वैल्यू 100 तो नीचे है ही, ये 7 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 63 × 7। सॉल्व करिएगा तो r² की वैल्यू जो होगी, r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 तिया 21 के 1 2, 7 छक 42 और 2 44, 441/100, यानी r की वैल्यू जब आप रूट लगाइएगा तो ये आ जाएगा 21/10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1, रेडियस कितना आ गया 2.1। अब आपको निकालना है फेंसिंग का कॉस्ट, रेडियस आ चुका है तो फेंसिंग क्या होगा 2 × 22/7, r की वैल्यू 2.1, ये हो गया फेंसिंग। और पैसा क्या लग रहा है 4.40, ये पैसा लग रहा है, इसी को सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 22/7, 21/10 और 440/100। ये कर दिया हमने। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, 2 से ये जाएगा 50 बार में, 2 से जाएगा ये 50 बार में, फिर 2 से 11 और 2 से 25, ठीक है, ये गया। उसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 4.40 से, मल्टीप्लाई करने पर इसको डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है द वैल्यू ऑफ tan 30 cot 60, और यहाँ पे भी देखिए tan 30 इंटू साइन 30 प्लस cos 30 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे एक एक वैल्यू को रखकर। देखिए क्या है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस cot 60 की वैल्यू भी होती है 1/√3 अपॉन tan 30 की वैल्यू 1/√3 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 1/2 और cos 60 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में आएगा √3 और 2/√3, नीचे सॉल्व करेंगे तो 1/√3 ब्रैकेट से बाहर और अंदर होगा 2/2, 2/2 का मतलब 1/1, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये 2/√3 इंटू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2/1 का मतलब 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की तरफ। इफ पॉइंट C4K, कोई पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है K4, डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट्स A26 B51 1:3, देन K की वैल्यू क्या होगी। देखिए डायग्राम के हिसाब से हम लिख दें कि मान लीजिए ये लाइन है, ये पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 26, और एक कोऑर्डिनेट है B एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, और एक पॉइंट C है, यहाँ पर C है जिसका कोऑर्डिनेट है K/4, और ये इस पूरे लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये M1 है, ये M2 है। पहला पॉइंट ये दिया हुआ था तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। ये आ गया। आपको k निकालना है तो k का फॉर्मूला यानी x एक्सिस निकालना है तो k इज इक्वल टू क्या होगा, m1 1, m1 x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 2 और m1 प्लस m2, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 + 5 11, 11/4 ये हो जाएगा k की वैल्यू, यानी कौन सा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये कहा गया है इस फिगर में सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ एक सर्कल है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और ये एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है, ये एक सर्कल का पार्ट है। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल दीजिए। तो इस पूरे पोर्शन का एरिया में ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई यानी 22/7, आर 7 × 7, थीटा 90 डिग्री अपॉन 360, ये आ गया एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर 7 से 7 कैंसिल, 9 4 जा 360, 94 जा 360, 2 2 जा 4 और 2 से 11, तो ये आ गया कितना, 77/2। एरिया ऑफ ये वाला क्वाड्रेंट का कितना आ गया, 77/2। अगर इस 77/2 में इस ट्रायंगल को माइनस करते, देखिए ट्रायंगल में बना रहा हूँ यहाँ से, ये ट्रायंगल को अगर हम माइनस कर दें, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम माइनस करते हैं तो शेडेड पोर्शन बच जाएगा, ये वाला हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस कितना 7 और हाइट कितना 2, 2 से 2 चला गया तो ये हो गया 77/2 माइनस 7, माइनस करेंगे तो 77, एलसीएम लीजिएगा तो ये 1 आएगा, तो 7 2 जा 14,
77 माइनस 14 अपॉन 2। 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 1 गया 6 अपॉन 2। 63 को 2 से भाग देंगे आप तो यहाँ से कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कंप्लीट गया, 2 1 जा 2 31 और यहाँ आ गया कितना 5। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी, यानी कि 31.5 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहा गया है इफ 1/2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 5/4 देन सम ऑफ जीरो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। 1/2 इसका जीरो है तो एक बार 1/2 इस पूरे इक्वेशन में रख देते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 1/4 प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू जीरो। के एक्स और के एक्स की जगह भी 1/2 रखना था, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 क्योंकि हमें एक्स की जगह पूरा रखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा k/2 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो k/2 इज इक्वल टू आएगा 4/4 और ये होगा 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहां से k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यानी इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/4। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो पूछा जा रहा है कि सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b/a। b की वैल्यू है 2, फॉर्मूले में है माइनस, और a की वैल्यू 1, यानी कि -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एमसीक्यू वाले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किए हैं। अब अपन इसके कौन से केस स्टडी वाले क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वेजिटेबल सेलर हैज 420 पोटैटोज एंड 130 tomatoes. He want to stack them in such a way that each stack has same manner to take up least area of tray. टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल कितने हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो टोटल नंबर जो वेजिटेबल का है वो बहुत आसान है, 420 तो है पोटैटो और 130 है टोमेटो। अगर आप ऐड करेंगे तो ये देखिए 550, यानी कि ऑप्शन सी जो है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल तो आया 550, इसको करना है फैक्टराइज और इसी के 550 को फैक्टराइज करके इसके एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट को, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल निकालना है। तो देखिए हमने टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल निकाला था 550। 550 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 से करिएगा तो ये आएगा 110। ठीक है, फिर ये 11 से जाएगा 10 टाइम में क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, फिर 2 से जाएगा ये 5 टाइम में, फिर 5 से जाएगा ये 1 टाइम में। तो ये क्या आएगा 5 की पावर 2, 11 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये आएगा। अब इसको जब आप इसके पावर को, पावर कौन कौन सा आया इसमें देखिए ये वाले पावर है, ये पावर है, ये पावर है और ये पावर, इन पावर का प्रोडक्ट यानी कि 2 × 1 × 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द वेजिटेबल्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस से टोटल कितने वेजिटेबल हमें प्लेस करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर आपको ईच स्टैक में लगाना है तो नंबर ऑफ वेजिटेबल आपको पता करना पड़ेगा कि कितने लगाना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, देखिए टोटल कितना था, एक तो था 420 और 130, 420 और 130 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले 10 कॉमन है, 10 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो जाएगा 42 और 13। अब देखिए इन दोनों में से और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या,
कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यही हाईएस्ट वो नंबर है जो कि पूरे स्टैक में आएगा, यानी HCF है। तो 10 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ वेजिटेबल्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। अब हमें सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ वेजिटेबल दैट कैन बी प्लेस्ड ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो इस स्टैक में जो पर्पस से हमें नंबर डाला गया था वो कौन सा था, आप देखेंगे तो ये नंबर था 10। तो 10 को जब आप फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा, 2 और 5, और 5 को करेंगे तो 5 और 1, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसका एक्सपोनेंट 1 और 1 है, 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि 44 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रो विच कैन बी प्लेस्ड। टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रो की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल थे 550, ठीक है। और एक रो में टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल, कितने वेजिटेबल जमा रहे थे, 10। देखिए यहाँ पर 10 निकाला था ना हाईएस्ट फैक्टर, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 55, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो की जो जरूरत पड़ेगी वो होगी 55। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स केस स्टडी फर्स्ट वाला क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला केस स्टडी। देखिए ये दिया हुआ है डायग्राम, इस तरीके से हमने देख लिया। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स एक्सिस देखिए 4 है और वाई एक्सिस 6 है, तो ये हो जाएगा 4,6। आंसर कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। देखिए डायग्राम, आर का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस इसका 6 है और वाई एक्सिस इसका 5 है, तो 6 और 5, यानी कि ऑप्शन कौन सा, 6 और 5 का मतलब ए ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। क्वेश्चन देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, ये है क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 और 2, 3 और 2, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है 3 और 2 और 6 और 5 के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3 - 6, यानी कि -3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, 2 - 5, 2 - 5 का मतलब फिर 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा फिर 9, तो ये आ गया √18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3√2। 3√2 का मतलब कौन सा, यहाँ पर देखिए Q से R ऑप्शन जो है यहाँ पर √13 आ रहा है, आप एक बार चेक कर लें √13 आने के चांसेस कितना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे है 3 और वाई एक्सिस पे है 2, ठीक है, और वहाँ पे है 6 और 5, दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 - 3 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, है ना, और 2 और 5 ये भी इस पे सब्सट्रैक्ट होगा तो ये भी 9 होगा, 9 और 9 18, 9 2 जा 18, तो यानी 3√2। 3√2 का मतलब कौन सा, यहाँ पर √13 यूनिट कह रहा है, जो कि रॉन्ग है। हमने Q से R निकाला है, ये बिल्कुल सही निकाला अपन ने, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर √, ये जो है 18 आना चाहिए, √18, या अपन लिख सकते हैं 3√2, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 48 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ट्रायंगल PQR इज एन, कैसा ट्रायंगल है ये हमें बताना है। देखिए ये रहा PQR और ये तीनों साइड हमें पता चल चुका है, ये तीनों साइड इसका क्या है। अगर बात करें तो तीनों के बीच में हम अगर डिस्टेंस निकालें तब हम पता कर सकते हैं कि तीनों ये ट्रायंगल कैसा है, ठीक है। अगर अपन बात करें तो इसका जो डिस्टेंस निकला था, ये निकला था अपना Q से R कितना, 3√2, ये कितना आया था 3√2। एक बार P से Q निकाल लेते हैं, P से Q निकालिएगा तो क्या आएगा, 3 - 4, 3 - 4 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर भी 1,
2 - 6 का मतलब 4 का स्क्वायर 16 और इसको रूट करिएगा तो ये आ जाएगा √17। तो ये कितना आ गया √17। अब एक बार निकाल लेते हैं अपन कौन सा, ये वाला पी आर निकाल लेते हैं। पी क्यू निकाल लिया, ये अपन ने क्यू आर निकाल लिया था, यहाँ पर क्या निकाला था क्यू आर, ये क्या था क्यू आर। अब एक बार पी आर निकाल के देख लेते हैं। पी आर होगा 4 - 6 का मतलब 4 - 6 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होगा, तो ये आएगा √5। ये क्या आ गया √5। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है। ऑप्शन जो है यहाँ पर 49 में, ये देखिए ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे नहीं है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहा कि दोनों किसी भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे के इक्वल है, ऐसा नहीं है। इक्विलेटरल बिल्कुल नहीं है क्योंकि सेम नहीं है, तो यहाँ पर स्केलन हो जाएगा। स्केलन का मतलब क्या हुआ कि तीनों ट्रायंगल डिफरेंट, तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। सेंट्रॉइड देखिए, सेंट्रॉइड निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस का सम करिए। ठीक है, हमें निकालना है अब सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के लिए हो जाएगा, सेंट्रॉइड के लिए क्या हो जाएगा 4 + 6 + 3/2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 6 10 10 + 3 13/2। 13/2 ये तो हुआ x एक्सिस। y एक्सिस क्या होगा, सब y एक्सिस को जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 6 + 5 + 2/2। तो ये हो जाएगा 6 5 11 2 13/2। तो ये दोनों जो हैं ये सेंट्रॉइड हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन देखिए 13/2 13/2। तो यहाँ पर सॉरी 13/2 नहीं, यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो है वो होता है यहाँ पर 3, है ना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यहाँ से 3 होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट, ए ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ कौन सा बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अरिहंत का जो सैंपल पेपर 3rd है उसको भी हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी आपके डाउट इस पूरे 50 क्वेश्चन में हुए रहे होंगे वो सारा आपका सॉल्व हो गया होगा। तो इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों में शेयर करें। टर्म 2 के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से अपनी प्लानिंग है। कम से कम RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर और कम से कम 6 टाइप के MCQ क्वेश्चन बैंक, सॉरी MCQ तो नहीं होगा, जो भी मार्केट में सैंपल पेपर आएंगे या क्वेश्चन बैंक आएगा सब्जेक्टिव का, उन सबको कराने की हमारी टारगेट है। तो प्लीज जितना हो सके आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।